सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण में का शब्द भेदिए पाठ पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे शब्द यानी क्या होता है। शब्द का मतलब होता है वर्णों के सार्थक समूह को हम कहते हैं शब्द। और अब देखेंगे कि शब्द के भेद कितने हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि विकारी का मतलब क्या होता है। विकारी का मतलब होता है सवय। यहाँ पे सवय का अर्थ होता है कि जहाँ पे हम लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन करते हैं उसे कहते हैं विकारी। और अविकारी का मतलब होता है कि जहाँ पे हम लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं करते हैं, वो जो के त्यों बने रहते हैं, उसे कहते हैं अविकारी। अब हम देखेंगे कि विकारी के चार भेद होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है संज्ञा। अब पहले हम देखेंगे कि संज्ञा का मतलब क्या होता है। संज्ञा का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह आदि को दिया गया हुआ नाम। अब हम देखेंगे कि संज्ञा के भेद कितने हैं। संज्ञा के कुल मिलाकर 5 भेद है। वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, उसके पश्चात है द्रव्यवाचक संज्ञा और आगे लास्ट में आता है समूहवाचक संज्ञा। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले व्यक्तिवाचक का अर्थ क्या है। व्यक्तिवाचक का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को दिया गया हुआ नाम, जगह को दिया गया हुआ नाम या फिर शहरों को दिया गया हुआ नाम। जैसे एग्जाम्पल है कि राम, सीता, नागपुर, जयपुर आदि। अब देखेंगे जातिवाचक संज्ञा यानी क्या। जातिवाचक का अर्थ होता है कि जहाँ पे हम विशिष्ट जाति का उल्लेख करते हैं, जैसे गाय, बैल, घोड़ा आदि। उसके पश्चात है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक का अर्थ होता है कि जहाँ पे हम व्यक्ति के भावों को दर्शाते हैं। अब इनमें ऊंचाई, लंबाई, देन बौना, उसके बाद द्रव्यों की जो टेस्ट रहती है पदार्थों की, जैसे करेला कड़वा होता है, दान शक्कर मीठी होती है, इनको भी हम भाववाचक संज्ञा में ही काउंट करते हैं या फिर गिनते हैं। उसके बाद है हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा का क्या अर्थ होता है। द्रव्यवाचक का अर्थ है कि जिन चीज़ों को हम नापते हैं या फिर तौलते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे दही, दूध, सोना, चांदी आदि। उसके पश्चात है समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब होता है कि जहाँ पे हम भीड़ को दर्शाते हैं। भीड़ यानी जैसे कक्षा, समूह, झुंड आदि। देन उसके पश्चात आता है सर्वनाम। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। सर्वनाम हम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बदले में या फिर संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं या फिर उसको प्रयोग में लाते हैं, उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने बोला कि लड़की का नाम सीता है, पर बार बार अगर हम सीता शब्द का प्रयोग में लाते हैं कि सीता गांव जाती है, सीता गांव से वापस आती है, सीता घर जा रही है, यानी बार बार उसी शब्द का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ना ही वो शब्द सुनने में अच्छा लगता है, ना ही उसका हमें इस्तेमाल करने में यानी बार बार वही नाम प्रयोग में लाने में हमें अच्छा लगता है। तो इसके स्थान पे अगर मैं बोलूँगी कि मैं बाहर जा रही हूँ, वह बाहर जा रही है या फिर वह बाहर से आ रही है, यानी इन प्लेस ऑफ नाउन whichever word you have to use that means pronoun। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 भेद आते हैं। उसमें सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। पुरुषवाचक में हम बोलते हैं कि जहाँ पे बोलने वाला, सुनने वाला और उसके पश्चात जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में जहाँ पे हम वर्णन करते हैं उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी फिर से 3 भेद आते हैं। उसमें सबसे पहला है
उत्तम वाचक पुरुषवाचक, उसके बाद मध्य और तीसरा अन्य। उत्तम का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, जिसे हम कहते हैं बोलने वाला व्यक्ति, जिसमें आता है मैं। उसके पश्चात है मध्य, मध्य यानी सेकंड पर्सन, जो व्यक्ति सुनता है वो, जैसे उसमें आएगा तुम। और उसके पश्चात है अन्य, अन्य का मतलब होता है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात करते हैं वह, यानी उसमें आएगा आप, आपने, अपने इत्यादि। यानी उसके बाद प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे कि संबंध का मतलब क्या होता है। संबंध यानी क्या होता है कि जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ जहाँ हम संबंध जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो सो, यानी जैसे करोगे वैसे भरोगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। उसके पश्चात आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक का अर्थ होता है स्वयं के लिए। निज का अर्थ है स्वयं, स्वयं यानी अपने आप के लिए जो शब्द हम प्रयोग में लाते हैं उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने अपना कार्य स्वयं किया। अब यहाँ पे मैंने भले ही सर्वनाम है, बट वहाँ पे हमने खुद के लिए स्वयं शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए वो कहलाएगा निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में हम देखते हैं कि जहाँ हम प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, यानी यहाँ पे क्या है, कहाँ जा रहे हो, तुम्हें किसने बुलाया था, किसने, आदि शब्दों का प्रयोग हम प्रश्नवाचक पूछने के लिए करते हैं, इसलिए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसके पश्चात आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक का अर्थ होता है कि इस सर्वनाम में हम किसी भी चीज़ के लिए या फिर किसी भी संख्या के लिए स्थिर रहते हैं, यानी उसके बारे में हमें जानकारी पहले ही रहती है। इसलिए हम बोलते हैं कि उदाहरण के तौर पे हम बोलते हैं कि कक्षा में 43 विद्यार्थी बैठे हैं। 43 का मतलब होता है 43 स्टूडेंट। अगर मैंने बोला कि उस कक्षा में 42 विद्यार्थी बैठे हैं, 42 का अर्थ है 22, तो ये क्या है स्पेसिफिक हमें पता है। अनदर एग्जाम्पल कि मैंने बाजार से 5 किलो आलू खरीद के लाए थे। यहाँ पे 5 ये क्या है निश्चित संख्या दिखा रही है, इसलिए क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद वाला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चय का मतलब क्या होता है कि जहाँ हमें किसी भी चीज़ के बारे में अनिश्चितता रहती है, यानी हम कंफर्म उस चीज़ के बारे में नहीं बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बाहर कोई तो भी खड़ा है। अब कोई ये शब्द क्या दर्शा रहा है अनिश्चितता, इसलिए वो क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनदर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि उस दरवाजे के पीछे कोई तो भी खड़ा है, कोई तो भी खड़ा होना यानी आप उसके बारे में कंफर्म नहीं हो, इसलिए वो क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके पश्चात है विशेषण। अब हम देखेंगे कि अब तक हमने संज्ञा सर्वनाम इन दोनों के बारे में जानकारी देखी है। अब हम देखेंगे विशेषण, क्योंकि ये सारे जो शब्द हैं वो एक को एक लग के उनकी जानकारी उसी से संबंधित रहती है, इसलिए हमें सबसे पहले संज्ञा की जानकारी रखना ज़रूरी है, उसके पश्चात सर्वनाम की। अब हम देखेंगे कि विशेषण का सही मायने में अर्थ क्या होता है। विशेषण का अर्थ होता है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम इन दोनों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। अब यहाँ पे माधुरी बहुत सुंदर है। अब माधुरी बहुत सुंदर है, सुंदर ही विशेषण है, पर इसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि विशेष्य हम किसे कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द विशेष्य कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था कि माधुरी बहुत सुंदर है। अब इस वाक्य में सुंदर ही विशेषण हो गया, पर
सुंदरता की विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? ये बहुत, क्योंकि बहुत ये क्या दर्शा रहा है? सुंदर को और ये कर रहा है, इसलिए ये क्या है? विशेष कहलाता है। इसलिए विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द विशेष्य कहलाता है और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। अब हम देखेंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कुल मिलाकर 4 भेद होते हैं। उसमें सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। अब हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण का अर्थ क्या है। गुणवाचक में हम क्या करते हैं कि जो कर्ता रहता है, कर्ता मीन्स संज्ञा या फिर सर्वनाम, इन दोनों में से यानी व्यक्ति के हम गुण और दोष का वर्णन करते हैं। अब गुण रहे तो उसके अच्छे गुण, दोष रहे तो यानी बुरा है, झूठा है, लाइक एग्जाम्पल आएंगे गुणवाचक विशेषण में। उसके पश्चात है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण का अर्थ क्या होता है? संख्या मतलब होता है कि जहाँ पे हम एक संख्या का वर्णन करते हैं, जैसे 24, 25, 1, 2, जैसे 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, लाइक संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। अब इसमें भी 2 भेद आते हैं, निश्चय और अनिश्चय। अब निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण का अर्थ क्या हो जाएगा कि यहाँ पे निश्चित संख्या का उल्लेख हो रहा है। जैसे अभी मैंने बताया था कि कक्षा में 22 छात्र बैठे हैं, 22 से क्या है? निश्चित संख्या है। वही अनिश्चित में क्या आएगा कि कोई तो भी खड़ा है या फिर अचानक कोई तो भी आया है। यहाँ पे कोई क्या दर्शा रहा है? अनिश्चित दर्शा रहा है, इसलिए वो अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक का अर्थ क्या होता है कि संज्ञा या फिर सर्वनाम, ये भले ही वाक्य में शुरुआत में आते हैं, बट इनका कार्य क्या होता है कि वो वाक्य में विशेषण के तौर पे ही कार्य करते हैं। क्योंकि जब भी हम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं तो वो वाक्य में विशेषता दर्शाने का काम करता है। बट यहाँ पे विशेषण में जब भी हम वाक्य की शुरुआत करते हैं, भले ही वो संज्ञा या सर्वनाम से क्यों ना हो, पर फिर भी वो वाक्य में अपना काम सार्वनामिक यानी विशेषता के तौर पे ही करेंगे। जैसे यह स्वयं आ गया, अब यह क्या हो गया? सर्वनाम, बट स्वयं क्या दर्शा रहा है? सार्वनामिकता दर्शा रहा है, इसलिए वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण। उसके पश्चात आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिणाम मीन्स जिसे हम बोलते हैं नतीजा। अब परिणाम में क्या आएगा कि जैसे हम बोलते हैं कि नापने या तोलने वाली चीज़, जहाँ आप बोलते हो कि इतना लीटर दूध लेके आओ, इतने आलू लेके आओ, तो इसमें आ गया परिणामवाचक विशेषण। अब एट द लास्ट में आता है क्रिया। अब क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ पे कर्ता द्वारा हमें पता चलता है कि क्रिया किस समय हो रही है। अर्थात यहाँ पे हम बताते हैं कि कर्ता के क्रिया करने का समय या फिर क्रिया कब हो रही है। वाक्य का अर्थ जहाँ पूरा होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। उसके पश्चात और 3 भेद हम मानते हैं, बट वहाँ पे आता है सबसे पहला संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। सबसे मेन 2 ही हैं, सकर्मक और अकर्मक। पहले हम देखेंगे कि सकर्मक यानी क्या होता है। अब हम देखेंगे कि सकर्मक का अर्थ क्या है। सकर्मक का अर्थ होता है कि जहाँ पे कर्ता, कर्म और क्रिया इन तीनों की आवश्यकता होती है। जैसे राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, राम ने रावण को मारा। यहाँ पे मारने की क्रिया किसके ऊपर हो रही है? रावण के ऊपर। अगर हम कर्ता को सवाल पूछते हैं कि राम ने किसको मारा? रावण को मारा, तो यहाँ पे हमें जवाब मिल रहा है रावण को। यानी यहाँ पे कर्ता कौन है? राम। कर्म कौन है? रावण। और क्रिया कौन सी है? मारना। इसलिए जिन भी वाक्यों में कर्ता, कर्म और क्रिया इन तीनों की आवश्यकता यानी इन तीनों की जहाँ ज़रूरत होती है वही क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। उसके पश्चात आती है अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक का अर्थ होता है कि जहाँ पे
कर्ता द्वारा जो क्रिया होती है उसका फल कर्म के ऊपर रहता ही नहीं, क्योंकि इन वाक्यों में कर्म की ज़रूरत होती ही नहीं है। उसका डायरेक्ट फल क्रिया के ऊपर आता है। जैसे एग्जाम्पल है बच्चा रोता है, जहाँ हम कर्ता को अगर सवाल पूछते हैं कि कौन रोता है, बच्चा रोता है, यहाँ पे आंसर मिल रहा है। पर अगर हम पूछते हैं कि बच्चा क्यों रोता है, तो वहाँ पे हमें उसका जवाब नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कर्म है ही नहीं, इसलिए वो कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। इसके पश्चात आती है संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है कि जिस भी क्रिया में कर्ता द्वारा जो भी क्रिया होती है उसमें एक या दो या फिर दो से ज़्यादा क्रियाओं की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। उसका एग्जाम्पल यही है कि राम ने रावण को मारा, पर यहाँ पे राम ने रावण को मार डाला। अब एक तो हो गई मारने की क्रिया और दूसरी हो गई डालने की क्रिया। तो यह कहती है संयुक्त क्रिया, क्योंकि इसमें हमने क्या बताया था, एक या दो या फिर दो से ज़्यादा क्रियाओं की आवश्यकता जहाँ होती है उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। अब यहाँ पे राम ने रावण को मार डाला, मारने की क्रिया भी हो रही है और डालने की क्रिया भी हो रही है, इसलिए वो क्या है? संयुक्त क्रिया। इसके पश्चात आता है प्रेरणात्मक क्रिया। अब प्रेरणात्मक का अर्थ क्या होता है कि प्रेरणा मीन्स मोटिवेशन, जिसे हम कहते हैं कि किसी की सहायता से की गई हुई क्रिया या फिर किसी और से करवाई गई क्रिया। जैसे माँ ने अपने बच्ची के हाथों से गुलदस्ता बनाया। अब माँ ने खुद तो नहीं बनाया ना, माँ ने अपनी बच्ची की सहायता ली है उसमें, इसलिए हम उसे कहते हैं प्रेरणात्मक क्रिया। तो उसमें भी आता है प्रथम प्रेरणात्मक, द्वितीय प्रेरणात्मक और तृतीय प्रेरणात्मक। इसका मतलब होता है प्रथम प्रेरणात्मक का अर्थ है कि जहाँ कर्ता स्वयं होकर क्रिया करता है, द्वितीय प्रेरणात्मक में कर्ता दूसरों से क्रिया करवाता है और तृतीय प्रेरणात्मक में कर्ता स्वयं भी नहीं करता, दूसरा भी नहीं करता है, उसके पश्चात वो किसी और से क्रिया करवाता है, इसलिए वो कहलाता है तृतीय प्रेरणात्मक। जैसे एक एग्जाम्पल है मारना, ये क्या है? क्रिया है। जैसे मारना, मरवाना या फिर मारना, ये तीनों क्या आ जाएंगे? मारना, मारना, मारना। यानी अगर मैंने बोला कि करना, कराना, करवाना, यानी करना में क्या आएंगे कि कर्ता स्वयं कर रहा है, दान कराना दूसरों से करवा रहा है, और उसके पश्चात करवाना मतलब किसी तीसरे से वो क्रिया करवा रहा है, इसलिए वो है प्रेरणात्मक क्रिया। इसके पश्चात है सबसे आखिर में सहायक क्रिया। सहायक का अर्थ होता है कि जहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया को सहायता करती है। सहायता इसलिए कि वहाँ भले ही उसकी ज़रूरत ना हो, फिर भी एक सहायक के तौर पे वो क्रिया कार्य करती है। जैसे माली ने गुलदस्ते में पानी डाला, डालने की क्रिया। अब यहाँ पे मार डाला भी है तो मारने की क्रिया भी हो रही है और डालने की क्रिया भी हो रही है, इसलिए ये दोनों भी क्या है? सहायक क्रिया होती है। तो यहाँ पे हमारा विकारी शब्द भेद में का सबसे पहला पार्ट जो है विकारी, यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसके पश्चात हम आगे वाले भाग में अविकारी देखेंगे। थैंक यू।